अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कौमी असम्बली का हल्का है NA 13 मानसेरा। हल्का डिस्कस करने का ख्याल मेरे जहन में इस तरह आ गया कि कुछ दिन पहले एक नाखुशगवार वाक़या इस्लामाबाद में देखने में पेश आया। जब एक साबिक मेंबर को कौमी असम्बली, और वो साबिक तो खैर अभी उनका इस्तीफा कबूल नहीं हुआ, तो वो भी तो सर्विंग मेंबर ऑफ कौमी असम्बली हैं। उनको इस्लामाबाद पुलिस ने किसी वाक़ये की वजह से गिरफ्तार किया, तो उनकी तस्वीर उतारकर बहुत ही नाखुशगवार वाक़या था, बहुत ही गलत किस्म की हरकत थी। जो इदारे हैं उनकी तरफ से तज़लील का मकसद सामने रखकर, और वो भी अवामी नुमाइंदों की इस किस्म की तस्वीरें लीक करना बहुत ही बुरी बात है, और इसके ऊपर इंक्वायरी कॉल कर दी गई। और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत जो है, हुकूमत वक़्त, उस बात का एहसास करेगी कि वो खुद भी कौमी असेंबली के मेंबर हैं, और कभी सियासी जमातों की बारी हुकूमत में होती है, कभी ऑपोज़िशन में होती है। लेकिन इस तरह किसी कौमी असेंबली के मेंबर की अवाम का नुमाइंदा है, लाखों वोट लेकर वो मुंतखब हुआ है, आपने उसकी तस्लील मत किया करें। तो खैर उससे वो अंदाज़ा हम ख्याल आया कि चलें हम वहाँ चलते हैं। खूबसूरत वादी है मानसेरा की। उसके साथ अंदर कागान, नारान के जो सारे एरियाज़ हैं वो भी NA 13 के अंदर आते हैं। उसके अलावा जो दूसरी तरफ की वादियाँ हैं, उसके उसके भी काफ़ी सारे एरिया आते हैं। सिरन वैली है बड़ी खूबसूरत, वो नई डेवलप हो रही है, उसके भी एरियाज़ भी हैं। तो खूबसूरत इलाका है। वहाँ के MNA हैं साले मोहम्मद साहब, NA 13 के आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे 2018 के इलेक्शंस में। हराया था उन्होंने शाहजहां यूसुफ साहब को। सरदार यूसुफ के वो बेटे हैं। कौमी असेंबली की सीट पर वो हार गए। आपको मैं मज़े की बात बताता चलूँ कि जो साले मोहम्मद साहब थे, वो इससे पहले सूबाई असेंबली की सीट पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ा करते थे, और जो सरदार यूसुफ साहब का वहाँ का लोकल धड़ा है, उसके बहुत अहम रोल प्ले करते थे। मसला हो गया फिर जब 2018 में टिकट के मसले आए, तो 2 टिकट्स थे, एक सूबाई असेंबली का और एक कौमी असेंबली का। आम हालात में वो सूबाई असेंबली का टिकट साले मोहम्मद साहब को मिलता था, लेकिन इस बार जो सरदार यूसुफ साहब हैं, उन्होंने वो टिकट खुद लेने का फैसला कर लिया सूबाई असेंबली का, जिससे वो जीत भी गए, और वो सूबाई असेंबली के मेंबर हैं। और कौमी असेंबली का टिकट जो था मुस्लिम लीग नून का, वो उन्होंने अपने बेटे को दिलवा दिया, जो सरदार शाहजहां यूसुफ साहब हैं। और फिर जो साले मोहम्मद साहब थे, उनके लिए कोई तरीका कार नहीं रहा, तो वो आज़ाद खड़े हो गए। ख़ैर आज़ाद तो वो खड़े हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने NA 13 के अंदर कोई अपना कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था, तो आज़म सबाती और दीगर जो थे तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा, वो साले मोहम्मद साहब की ही कैंपेन चलाते रहे। क्लोज़ इलेक्शन था। चंद हज़ार वोटों का फ़र्क था, तकरीबन 1400 वोटों का तकरीबन फाइनल फ़र्क था दोनों के दरमियान। साले मोहम्मद साहब जीत गए, शाहजहां यूसुफ साहब हार गए। आज़ाद हैसियत में जीते, लेकिन फिर जाकर कौमी असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए, और फिर तब से लेकर अभी तक कौमी असेंबली के मेंबर थे। उनके हल्के की मौजूदा सूरत हाल क्या है, वहाँ क्या हो रहा है, पिछले इन सालों के अंदर कोई डेवलपमेंट मेजर हुई या नहीं हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि सवात दूसरी तरफ है। वहाँ के जो सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अपने इलाकों के अंदर बहुत काम करवाया। तो क्या साले मोहम्मद साहब ने एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बड़ी, उनका जो हल्का था वो था, उसके लिए काम करवाया, और अगर करवाए तो क्या करवाए, और अगर कुछ रह गया तो क्या हुआ, और मौजूदा हल्के की क्या सूरत हाल है, ये सब जानने के लिए आज हमें ज्वाइन करेंगे बालाकोट से सीनियर जर्नलिस्ट हैं खुर्शीद जमान साहब। तो उनके पास चलते हैं और उनसे पता करते हैं कि क्या हालात हैं इस वक्त। NA 13 मानसेरा के जो मौजूदा हालात हैं, उस पर नजर डालने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी हुई है खुर्शीद जमान साहब को। सीनियर जर्नलिस्ट हैं बालाकोट से। खुर्शीद साहब, वेलकम टू द शो। जी। खुर्शीद भाई, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया। खुर्शीद भाई ये बताइएगा कि चले मैं NA 13 की सियासत को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछ लेता हूँ कि अभी एक दो दिन पहले एक बड़ा ही बुरा किस्म का वाकया पेश आया। जो साबिक MNA थे उस हल्के के, ऑब्वियसली वो भी शायद सिटिंग भी हैं, क्योंकि उनका इस्तीफा कबूल नहीं हुआ। तो उनके साथ एक इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक बड़ी वाहियात किस्म की हरकत की गई, उनकी तस्वीर उतार कर जारी कर दी गई। आपने वहां पे बालाकोट में देखा कि इस बात का जो रिएक्शन था वो बहुत ज्यादा आया। तो क्या आप हमारे लोगों को बता सकते हैं कि वो क्या रिएक्शन था, और वहां पे जो बालाकोट के जो सियासी हलके थे और सारे इस हलके के अंदर जो थी, वो क्या बातें होती रही इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया जी। ये वाकई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। और जब इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर जब फैसला आ रहा था इमरान खान साहब के हवाले से, तो उसमें जो साबिक जो एमएनए हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, अभी कबूल नहीं हुआ, लेकिन वो इमरान खान साहब का जो फैसले का इंतजार कर रहे थे, तो उस दौरान उनका जो गार्ड है उससे एक इत्तेफाकिया जो है वो गोली चली, जिसके बाद गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके साथ साथ जो है वो सालिम उल खान साहब जो मैंने हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद जब दूसरे दिन इस्लामाबाद पुलिस की जानब से उनके गले में जो है वो एक किस्म का, आप ये कहने की हार्ड हल्क है, जिसमें मुकदमे का इनवान वगैरह और सर ये सारी चीजें दर्ज की, तस्वीर निकालेगी, तो उसको सख्त जो है वो नापसंदीदा करार दिया गया।
इवन के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके साथ साथ जो दीगर जमातों के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने भी इस पर सख्त जो है वो अफसोस का इजहार किया और इस्लामाबाद पुलिस की इस हरकत की मजम्मत भी की गई। खुशी साहब, ये मैंने आपसे इसलिए पूछा, मैं चाहता था नाज़रीन को ये बता सकूं कि सियासतदान जो होते हैं ना, उनकी जो इज्जतें होती हैं वो सांझी होती हैं। जिस तरह आपने खुर्शीद जुबान साहब ने आपको बताया कि इस पर सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वही नहीं खफा थे, बल्कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें हैं, उनके लोगों ने भी उसी किस्म का गुस्से का इजहार किया। चलिए अब हम आ जाते हैं वापस सियासत की तरफ। खुर्शीद जुबान साहब, 2018 में तकरीबन 1400 वोटों से ये सालिम अहमद साहब सीट जीत गए थे। आजाद हैसियत में वैसे तो इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको सपोर्ट किया। हमें आप ये बताइएगा कि ये जो सालिम मोहम्मद साहब हैं, इनकी कुछ जरा हमें इनके माजी के बारे में भी बताएं कि इससे पहले भी ये इलेक्शन लड़ते रहे, तो सूबाई असेंबली की सीटों पर इलेक्शन लड़ते थे, तब ये किन का साथी होते थे, फिर क्या वो मुखालफत हुई या क्या बात हुई जिसने इनको 2018 में आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने पर राजी किया। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि ये इससे पहले सूबाई असेंबली के मेंबर जो थे और सूबाई असेंबली के जो इलेक्शन थे, ये उन्हीं ग्रुप के साथ मिलकर लड़ते थे जिसके खिलाफ इस बार उन्होंने कौमी असेंबली की सीट पर इलेक्शन लड़ा? बिल्कुल जी, ये बात दुरुस्त है। इससे कबल जो है वो साले मोहम्मद खान जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल थे और उन्होंने बफा में अपनी रिहायशगाह पर एक तारीखी किस्म का मरीम नवाज का जो है वो एक जलसा भी करवाया था। लेकिन उस जलसे के कुछ ही दिनों बाद जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून को अलविदा कह दिया और आजाद हैसियत से जो है इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। कबल अजीज जो है वो सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो साबिक वफाकी वजीर भी हैं और इस वक्त मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उनकी छतरी तले उन्होंने सबसे पहले सियासत का आगाज किया और एमपीए का इलेक्शन लड़ने के बाद वो जो है वो वफा से एमपीए मुंतखब हुए पीके 34 से, जिससे आजकल सरदार मोहम्मद यूसुफ जो है वो खुद एमपी हैं। तो उस हल्के से जो पीके 34 से जिसमें ज्यादा वोट जो है वो सरदार मोहम्मद यूसुफ की वजह से पड़ता था, उस सूबाई असम्बली से सरदार मोहम्मद यूसुफ ने इलेक्शन लड़ने का खुद फैसला किया और जो NA 13 कौमी असम्बली की सीट थी उस पर उन्होंने जो अपने वर्कर्स हैं उनके मुताबिक पर अपने बेटे सरदार शाहजहान यूसुफ को जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया। तो इस दौरान ज्यादा मुश्किल लगा साले मोहम्मद खान साहब को कि अगर वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं तो सरदार मोहम्मद यूसुफ का मुकाबला करना काफी मुश्किल है और वहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर जो है सरदार मोहम्मद यूसुफ के वोटर हैं, जिसके पेश नजर उन्होंने उस जो सूबाई असम्बली का हल्का था उसको छोड़ के उन्होंने NA 13 पे कौमी असम्बली का सरदार शाहजहान यूसुफ के मध्य मुकाबले जो इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और उस इलेक्शन में 3500 वोटों से उन्हें कामयाबी हासिल हुई और वो मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए और सरदार शाहजहान यूसुफ सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के बेटे हैं, वो 3500 वोटों से उनसे अच्छा आगे थे। खुर्शीद साहब, ये कहीं बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो सालिम मोहम्मद साहब थे उन्होंने शायद मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़नी थी, लेकिन चूंकि जिस तरह आपने बताया कि सूबाई असेंबली का भी टिकट सरदार साहब ने खुद मिल गया या उन्होंने ले लिया और कौमी असेंबली के ऊपर उन्होंने अपने बेटे को खड़ा कर दिया, तो इससे शायद सालिम मोहम्मद साहब ने फील किया कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, तो वो फिर आजाद हैसियत में खड़े हो गए। लेकिन ये जो आजाद हैसियत उनकी थी, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस कदर उनको सपोर्ट हासिल थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सीट पर अपना कैंडिडेट ही कोई खड़ा नहीं किया था, और ये खैबर पख्तूनख्वा की सीट के अंदर वाहिद शायद ऐसी सीट थी जिस पर उनका कैंडिडेट नहीं था। तो इसका मतलब है कि वो खुलकर सालिम मोहम्मद साहब को सपोर्ट कर रहे थे उस इलेक्शन कैंपेन में। बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा आजम खान सवाती साहब हैं या यहाँ से जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं सीधे अहमद चंचा साहब या बाकी जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, वो खुल के जो है वो हमायत कर रहे थे और उन्होंने वोट भी मांगे हैं, जगह जगह तकरीरें भी उनकी खातिर की हैं, जलसे किए हैं और उसमें बिल्कुल ये गो के उनके पास टिकट नहीं था, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर्स हैं, सारे सपोर्टर्स हैं, सारे मकामी जिला मानसरे के जो लीडर हैं, उन्होंने खुल के उनके साथ हमायत की और बिल्कुल सामने पता चल रहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है। इलेक्शन जीतने के बाद जो आजम खान सवात थी उन्होंने इस्लामाबाद बुलाने के बाद उन्हें बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की मौजूदगी में तहरीक इंसाफ में शामिल किया और अच्छा उसके बाद उन्होंने अभी जो है वो कुछ अर्सा कबल जो है वो रिजाइन कर दिया है असम्बली की खुर्शीद वजह भाई, से, जिसकी वजह से आपने अभी बताया हुकूमत। कि अहमद शाह साहब जो हैं वो दूसरी सीट से एमपी हैं सूबाई असेंबली से। इस हल्के की जो दो सीटें हैं, एक पर तो सरदार साहब खुद सरदार यूसुफ साहब एमपी हैं, दूसरी पे साथ वाली जो इस हल्के के अंदर आती है उस पे अहमद शाह साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हैं।
तो अब इलेक्शन होता है आने वाले दिनों में। खान साहब कह रहे हैं कि 2-2.5 महीने में इलेक्शन मुझे दे दिया जाए। कल से वो अपने लॉन्ग मार्च का आगाज भी कर रहे हैं। उनके इस लॉन्ग मार्च का वाहिद मकसद यही है कि फौरी इलेक्शन का ऐलान किया जाए। तो अगर 4-5-6 महीने में इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, तो एक तो मेरा सवाल ये है कि आपके इस हल्के का बहुत सारा इलाका तो पहाड़ी इलाका होगा, तो सर्दियों में आपके वहाँ इलेक्शन हो जाते हैं बर्फबारी के अंदर? नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर कोई इस तरह के मसाइल वगैरह तो नहीं दरपेश आते? देखें, इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए हैं वो फरवरी मार्च में तो इलेक्शन हुए हैं। 12 ये है दिसंबर और जनवरी में नहीं हुए, चूंकि दिसंबर और जनवरी में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। हमारा इलाका जो है वो बर्फानी इलाका है, जो अभी यकम से भी बारिशों की पेशगोई की है और मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी जो है वो नारान में हो चुकी है। नारान, कागान और बटगुंडी और गिल जो मलिका इलाके हैं वहाँ पर बर्फ भी पड़ चुकी है और अभी मजीद भी ये बर्फ पड़ेगी, उस वजह से काफ़ी मुश्किलात होंगी। लेकिन ये जो कागान का इलाका है, इसको जो बटगुंडी और नारायण के लोग हैं, इन्हें बालाकोट जो है आर्थिक तौर पर ये मुंतकिल हो जाते हैं। यहाँ पे भी पोलिंग स्टेशन हैं, तो वहां पर भी वोट डाले जा सकते हैं, लेकिन किसी हद तक इन लोगों को भी मुश्किलात होती हैं और इतना टर्नआउट नहीं होता जितना कि आमतौर पर होते हैं। अच्छा, चलें, तो अब ये इस तो वजह हो से गया कि बालाकोट। अगर फर्ज करें इलेक्शन हो जाता है तो सियासी सूरत हाल कैसी है? जो साले मोहम्मद साहब हैं उन्होंने अपने हल्के में कितने किस हद तक काम करवाए हैं? अगर हम देखें कि स्वात दूसरा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ के जो एमएनएज और एमपीएज हैं उन्होंने अपने इलाके के लिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करवाई, वो रोड्स की सूरत में भी है और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में भी है। तो क्या जो ये एक सीट है मानसेरे की, इसके नीचे मैं नाज़िम को बताता चलूं, बहुत बड़ी सीट है बाबूसर पास से लेकर तो नीचे दूसरी तरफ तक। और ये भी जो आपको बता रहे थे कि बफा और फिर शेखियारी और उसके ऊपर का जो इलाका है वो भी उसके अंदर आता है, तो बहुत जियोग्राफिकली बड़ा हल्का है और इसके अंदर टूरिज्म का भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो क्या इसके अंदर भी कोई आपने देखा कि पिछले 4 साल के अंदर अहमद शाह साहब ने या सारे मोहम्मद साहब ने कोई बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाए? मैं तो जब आता जाता हूँ तो मैंने तो ये देखा कि वो जो सड़क है वो वैसी की वैसी ही टूटी हुई है जैसी वो 3-4 साल पहले टूटी हुई थी। तो मुझे तो बाहर से जाकर नजर नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि शहर के गांव की हद तक छोटे विलेजेस में कोई काम हुए हों। तो आपके ख्याल में हुए हैं ऐसे काम, ताकि आप हमारे नाज़िम को बता सकें? बिल्कुल जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि इलेक्शन हो रहे थे जब कौमी असम्बली के, तो उस दौरान काफी ऐसे प्रोग्राम भी थे जिनमें मैं खुद भी मैं उन प्रोग्रामों में शरीक था। और जो एमएनए सालिम खान साहब थे, उनका ये दावा था कि जिस सड़क से गुजर के वो जाते थे, वो कह रहे थे कि अगर जब नेक्स्ट इलेक्शन में ये सड़क इसी तरह हुई तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं आके आपसे वोट मांगूंगा। तो बहरहाल ये उनका उस वक्त इलेक्शन के दौरान लोगों से वादा था। तो मैं ये समझता हूँ कि बालाकोट या मानसेरा इसमें कोई इतना कोई मेगा प्रोजेक्ट ये लाने में नाकाम रहे हैं। और अभी तक जो है वो मानसेरा या बालाकोट में कोई इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बड़ा मनसूबा शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से इन्हें आइंदा जो इलेक्शन है, मुतवक्का इलेक्शन, इसमें इन्हें मुश्किल करना पड़ सकता है। ताहम एक ये बात है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चूंकि हमारा जिला मानसर है, जिला मानसर में पार्टी के अलावा यहाँ पे ज्यादा सियासत जो है वो जनों की होती है। तो अगर पार्टी की सूरत हाल देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दीगर पार्टियों से काफी मजबूत पार्टी नजर आती है। इसमें जो नौजवान है उनकी सपोर्ट तो उन्हें जरूर हासिल होगी, लेकिन अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो कोई इतनी काबिल जिक्र वो खदमात सर अंजाम नहीं दे सके जिसकी वजह से वो दावा कर सके यहाँ के अवाम में वो ये है कि हम जो है वो हमने फला फला काम किए तो ये आपका हक बनता है। बताते चलूं कि बालाकोट का इलाका है, शोहाल और गुलसेरी, वहां पे दो जो बेली ब्रिजेस हैं उनके लिए इन्होंने करोड़ों रुपए जो है फंड का ऐलान किया। लेकिन अभी तक आज भी बालाकोट शोहाल के मुकाम पर एक पुल है वो तबाह जो टूट गया है बारी बड़ी गाड़ी टूटने की वजह से, और हजारों नफूस की आबादी है, उन्हें शदीद मुश्किल का सामना है। वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे बाजार हैं, तो दर्जनों गांव हैं, उनके लोगों को भी आमदरफ जो है वो ट्रैफिक की आमदरफ मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हो चुकी है, जिसकी नहीं, वजह से उन लेकिन लोगों को खुर्शीद साहब, आपकी रहने चाहिए बातें कि वो ठीक हैं। आपकी सारी बातें ठीक हैं। आपने बताया कि जो काम होंगे उन्होंने बड़े वादे किए थे वो नहीं कर सके, लेकिन आपने खुद ही अपनी बात के अंदर एक बात कर दी कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं एज अ पार्टी वो बहुत अच्छी हैं और नौजवान उसमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करता जाऊंगा कि आपके ख्याल में जो बाकी पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, उसमें तो ऐसा लगता है कि जो नौजवान है वो पुराने जो वोटिंग ट्रेंड है उससे हटकर वोट देना चाह रहे हैं और वो इमरान खान साहब को वोट देना चाहते हैं। आपके इलाके में यूजली ये था कि जो धड़े हैं बड़े, जो बरादरियों के वोट हैं वो उस तरीके से उन लाइंस पर डलते हैं। क्या आपके ख्याल में आने वाला जो इलेक्शन है उसमें वो पुराना तरीकाकार चलेगा,
या ये इमरान खान साहब का जो नया हिस्सा आया है नौजवान वोटर का, ये अपने बुजुर्गों की बात मानने से इनकार कर देंगे और जाकर इमरान खान साहब को वोट देंगे? मुझे जरा इसके बारे में भी बताइएगा। नहीं देखें, आपकी जो बात की है कि ये बुजुर्गों की बात मानेंगे या फिर इमरान खान का जो जादू है वो यहाँ पे भी सर चढ़ के बोलने लगेगा या नहीं आंदा इलेक्शन में, ये आपका सवाल था। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये अभी जो हालिया इंतखाबात हुए हैं इनमें जो इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल की है, तो ये खैबर पख्तनख्वा या पंजाब या कराची की बात नहीं है। इसके साथ जो है वो हर जिले तक पहुंचते हैं, और इससे जो दीगर जो वोटर्स हैं या जो दीगर जमातें हैं वो काफी जो है वो परेशान होती हैं कि इमरान खान साहब अगर जीत के हैं या उन्हें पब्लिक इतनी ज्यादा सपोर्ट कर रही है तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है। इससे ज्यादा उनकी जो पार्टी है या कारकुन है उनका हौसला मजीद बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे जो सियासत है वो झंडों की भी सियासत है, बरादरी की सियासत है, उसका भी अपना एक किरदार है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जिला मानसरा में पार्टी के एतबार से देखा जाए तो पार्टी जो है वो 20% पार्टी के जो वोटर्स हैं वो जरूर इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन 80% जो है वो उसमें जनबों बरादरियों और इन्हीं चीजों का जो है वो अमल दखल रहते हैं। तो इस वक्त जो है वो सरदार शाहजहां यूसुफ जो है, मैं आपको एक अच्छी बात ये भी बताऊं कि जिला मानसरा में इस वक्त दो सूबाई मशीर हैं, जिनमें बाबर सलीम स्वाति साहब हैं और आज सीधे मुहसिन शाह साहब हैं। ये वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के माहौल खुसूसी हैं। और एक वफाक में जो सरदार शाहजहां यूसुफ हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पे मशीर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का तकर्री उनकी हो चुकी है। अब तीनों मशीर होने के बावजूद भी जिला मानसर के जो मसाइल हैं वो अभी तक हल नहीं हो सके। रोडों की सूरत हाल आप देखें, जगह जगह रोड जो है वो गड़े पड़े हुए हैं, उसमें कोई इतनी खास बेहतरी नहीं हो सकी। अगर रीढ़ से लेकर मानसर तक आप देखें तो 10 जगहों पर जो है NH की जानब से रोड जो है वो टूट का शिकार है। दूसरी जानब अगर आप देखा जाए तो मानसर में साफ पानी का बहुत ज्यादा मसला है वहां पर, और इसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किल का सामना है। सुकी किनारे डैम के जो मुतासरीन हैं उनके अपने मसाइल हैं, बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उनके अपने मसाइल हैं। बालाकोट जो रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन 17 साल गुजरने के बावजूद आज भी मुतासरीन रेड जोन जो है वो भाई इस आपकी बात जो है वो मैं इंतजार। समझ गया हूँ कि मसाइल की एक लंबी लिस्ट है जो कि सॉल्व नहीं पिछले सालों में हो पाई, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी बदकिस्मती ये होगी कि इन शायद बातों के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। इलेक्शन एक बड़े बयानिए पर और किसी के इम्पोर्टेड होने या किसी के इम्पोर्टेड ना होने पर लड़ा जाएगा। और ये जो आप जिस किस्म की बातें कर रहे हैं अवाम के फलाह और बहबूद की, इसको कोई डिस्कस नहीं करेगा। खुर्शीद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में दोबारा भी लेंगे। नाज़रीन आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही है। जैसे खुर्शीद साहब ने आपको बताया कि दो सूबाई उसके अंदर वहां पर हैं एडवाइजर्स, और उसके अलावा एक वफाकी एडवाइजर है। छोटा सा वो इलाका है, डेवलपमेंट का काम करना चाहें तो क्यों कर नहीं हो सकता, लेकिन शायद वो प्लानिंग नहीं है, वो तरीकाकार सियासी जमातों में नहीं है कि वो इसको लॉन्ग टर्म चला सकें। तो शॉर्ट साइटेड इलेक्शन पर लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।